In 1845, here contractors tried to exploit weavers taking advantage of the situation. अब ये situation क्या थी? तो machine made goods had already been dumped into the markets, जिनकी डिमांड बढ़ रही थी. तो जो ट्रेडिशनल वीवर्स थे, जिनको कपड़ा वीविंग करने के ऑर्डर्स मिलते थे पहले बहुत ज़्यादा, वो ऑर्डर्स ऑलरेडी कम हो गए थे, मतलब कि काम कम हो गया था. Taking advantage of the situation, contractors exploited them and made them work for low wages. Now, these weavers, they bared this situation for some time, but after some time, a large group of weavers marched to Paris towards end of that contractor. उसके घर पे चले गए. अब देखो ये कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम कैसे चलती थी कि कॉन्ट्रैक्टर्स रॉ मटेरियल्स परचेज करते थे और फाइनली वीवर्स को फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल दे देते थे. अब दिस वीवर्स, they were already facing the problem of food shortage and high prices of food. So many weavers together marched to the Paris towards the house of contractor demanding for high wages. अब देखो ये बिल्कुल वो फिल्म जैसा है कि खिड़की में से देखा, ओहो इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है, और फिर बंदा पीछे के दरवाजे से घर के भाग गया. तो कॉन्ट्रैक्टर फ्ली अवे फ्रॉम दैट हाउस अलॉन्ग विथ हीज फैमिली. अब आजू बाजू के जो गांव वगैरह थे, द नेबरिंग विलेजेस, दे वर नॉट रेडी टू कीप दिस कॉन्ट्रैक्टर. वाई? बोले तुमने बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया है, हम तुमको नहीं रखेंगे. सो कॉन्ट्रैक्टर वेंट फॉर द हेल्प ऑफ army and the troops. He came back with the troops and 11 weavers were shot dead. Okay, so this was one thing that happened in 1845. Then comes to Germany's independent nation formation. In 1848, middle class people, liberals of Germany, thought of voting all German National Party. अब मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इन दिस ऑल जर्मन नेशनल पार्टी वर ऑफ मिडिल क्लास. तो क्या हुआ कि जीत गई, नेशनल असेंबली भी बनी ऑल जर्मन नेशनल पार्टी की. 800 प्लस पीपल हु वॉन इन द इलेक्शंस, दे मार्च टू पार्लियामेंट ऑफ फ्रैंकफर्ट टू टेक देयर पोजीशन. बोले हाँ चलो हम जीत गए, अब हम जाएंगे पार्लियामेंट में बैठेंगे, एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. तो इस थॉट के साथ दे मार्च्ड. They said there, made a constitution, and actually their idea was to make a constitution and have constitutional monarchy. तो constitution बना के उन लोगों ने ऑफर किया किसे? तो तब का जो पर्शियन किंग था फ्राइडरिच विल्हेम IV, उसे बोला कि भाई हमारी ऑफर है, आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के हेड बनिए. तो उसने क्या बोला कि मैं तो राजा हूँ, मैं अपने ही रूल्स के हिसाब से चलता हूँ. तो उसने मना कर दिया. इनफैक्ट he tried to get support from other monarchs to stand against this all German national party. Other than that, during elections, this middle class liberals got support from workers and artisans. अब इन लोगों का सपोर्ट मिल गया, इलेक्शन जीत गए, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद, पावर में आने के बाद ये लोग उनको भूल गए. मीन्स वट एवर डिमांड्स वर देयर ऑफ दिस पीपल, वर्कर्स एंड आर्टिशंस, दे वर नॉट हर्ड, दे वर नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस middle class people. So by the joint effort from the monarch and this people, troops came and they disbanded the assembly. जो ये बनी हुई थी ना लिबरल्स की, उसको. अब ऐसे ही तो हार मानने वाले नहीं थे लिबरल्स, एजुकेटेड लोग थे. तो दे वेंट for other supports and they got support from Persian junkers. उनका सपोर्ट मिल गया. वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वैन बिस्मार्क, इसका नाम हमें याद रखना है, ऑटो वैन बिस्मार्क. he took the leadership of the revolution and war was fought for 7 years between Persia and Denmark, Austria and France. इसके बीच में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस और पर्सिया के बीच में 7 years तक वॉर चली. फाइनली इन विच पर्सिया became successful, won, and in January 1871 finally William I, Persian king, became emperor
ऑफ जर्मन, ठीक है, तो जर्मन एम्पायर का, वो जर्मन का एम्पायर बन गया. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रेवोल्यूशन. Now comes the topic of unification of Italy. Now if you remember, we had learned a short note about Giuseppe Mazzini. So in 1830 Giuseppe Mazzini has already tried to unify Italy. Let us see the situation of Italy. In mid 19th century, Italy was divided into different 7 regions, 7 states, and out of this all 7 states, only one was ruled by the Italian princely house, Sardinia Piedmont. Otherwise, northern part was under Austrian Habsburg, southern part was under Bourbon king of Spain, and the middle portion, central part was under the rule of popes. तो ये जो सिचुएशन थी, इसमें 1830 में गुसेपी मजीनी ने ट्राई किया, रिवॉल्ट लंबा चला एंड नो रिजल्ट केम आउट. सो फाइनली through the wars, responsibility fell on Victor Emmanuel II, who was from the princely house of Italy. कि अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फाइट्स करे, वॉर करे, कुछ भी करके इटली को यूनिफाई करे, क्योंकि पूरे यूरोप में ये चीज़ शुरू हो गई थी. सो नाउ चीफ मिनिस्टर केवर, he took the leadership of unifying Italy and with tactful diplomatic alliance with France. अब देखो इसका मतलब क्या है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इस तरह का कुछ जुगाड़ करके एनी हाउ केवर मेड इट पॉसिबल टू डिफीट ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग जो था नॉर्थन पार्ट में. ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग वॉज डिफीटेड, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया बाय सर्डिनिया पीडमाउंट इन 1859. 1860 में गुसेपी गैरिबाल्डी, he tried to achieve this mission and he marched to southern Italy, जहाँ पे कौन था, वो बर्बन स्पेन किंग था, and along with the support from local peasants who were already against their monarch, he became successful in getting southern Italy. And finally in 1861 Victor Emmanuel II became proclaimed king of unified Italy. बहुत ही सिंपल सी ये हमारी इटली के यूनिफिकेशन की कथा थी. नाउ कम्स द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ स्ट्रेंज केस, बिकॉज इन कंपैरिजन टू अदर countries which emerged as independent nation state within Europe, Britain's case was quite different. It was not a sudden revolution, sudden change, rather it was a long drawn out planned process. So till 17th century, Britain was not an independent nation, but rather it was mix of culture, English, Scottish, Irish, Welsh, and English Parliament in 1688 anyhow seized power from its kingly houses. मतलब कि राजा के पास से पावर तो पार्लियामेंट ने ले लिया था. एंड विथ टाइम इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश कल्चर ग्रू among all this different cultures which existed in Britain, जिसके चलते in 1707, remember 1707 Act of Union was signed between England and Scotland. Means Scotland के लोग जो थे वो बहुत प्रभावित हो गए इंग्लिश कल्चर से. They thought that supporting and sign and being merged with England will give us economic prosperity. And Act of Union was signed, and with this agreement there came in existence United Kingdom of Great Britain. अब हुआ क्या कि influence of English people was more in the parliament, क्योंकि Englishmen were more in parliament, which ultimately suppressed the Scottish culture. In fact, the Highlanders of Scotland, they were not able to speak and respect their own language. उनकी वहाँ की जो डायलेक्ट थी, उनकी वहाँ की जो स्कॉटिश लैंग्वेज थी, उसको भी सप्रेस कर दिया गया. Same happened later on to the Ireland. Now what happened in Ireland? In Ireland there were Catholic and Protestant,
Two kind of population was there and there was a constant conflict between both of them. कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, इन विच टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन ब्रिटेन सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट टू विन ओवर दिस मोर पॉपुलेटेड कैथोलिक पॉपुलेशन. ज्यादा कैथोलिक लोग थे, उनके सामने सपोर्ट करके उन लोगों को ये दिखाया कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, चलो हम आयरलैंड को भी ब्रिटेन में मिक्स कर लेते हैं, हम किसी भी तरह से आप लोगों को सपोर्ट करेंगे. मतलब वो जो बोलते हैं ना कि दो बिल्ली की लड़ाई में कौन फा गया, एक बंदर, और वही हुआ यहाँ पे. सो इट सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट, ब्रिटेन सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट in winning over this highly populated Catholic country and which ultimately led to forcible incorporation of Ireland in 1801 to the Britain. and अब ये जो बना वो United Kingdom of Great Britain.